एक नई फील है। इसी से जुड़ा मैं एक पूरा केस नहीं सुना रहा, मैं एक और केस सुनाता हूं आपको। अभी क्योंकि दवाई तो आपको मालूम हो गई है, उस केस को मैं बताता हूं, फिर बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा उसका। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है। इसको फिशर हो गए हैं, फिशर नीचे एनल फिशर, और वो बहुत ही भयानक किस्म के फिशर हैं। तो ऑस्मियम सिखाएंगे तो ये बेसिक एक ही रूब्रिक है ऑस्मियम का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के सहारे मैं इसको ऑस्मियम को यूज करता रहा हूं अभी तक। तो आपको डिटेल में, क्योंकि मेरे को स्लाइड विलाइड चलाना नहीं आएगा यहाँ पे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो मुझको जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको ऑस्मियम यूज करना आ जाएगा। तो वो अभी दूसरा केस जो बता रहा हूं, एक तो आपने सुन लिया है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है और इसको एनल फिशर में बहुत सीवियर पेन है, इचिंग है, और ये अपने क्लिनिक नहीं जा पाता है इस इचिंग की वजह से और पेन की वजह से। इसको बैठा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा चेयर पे नहीं बैठा जाता, वो जो कुछ बैलून सा लगा के बैठ जाते हैं नीचे रिंग वगैरह, उससे भी नहीं बैठा जाता, लेटना मुश्किल है, बहुत भयानक पेन है। तो मैं अब इसने अपने इलाज तो जो भी थे वो करे काफ़ी सारे, फिर बाद में मुझको फ़ोन करके बात करने की कोशिश करी कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं डिस्पेयर सा था, क्योंकि ये बड़ी रेस्पेक्टफुल था मेरे साथ, तो मैंने इसको इग्निशिया दे दी कि इग्निशिया से एक तो रेस्पेक्ट है, मॉरल फीलिंग है, और बिल्कुल हताश हो चुका है, दर्द सेल को जैसे कहना चाहिए दर्द ने इसको तोड़ दिया है, क्लिनिक बंद है, हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो इग्निशिया दी। पर कुछ मुझको डाउट इग्निशिया पे इसलिए लग रहा था क्योंकि ये पेन की बात कर रहा है, प्रयास करा चला जा रहा है, तो इसलिए इग्निशिया मेरे को बहुत ज्यादा जच नहीं रही थी। पर दूसरी दवाई कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इग्निशिया खाने को कहा। तो बेचारे के 3 दिन मैंने खराब कर दिए कि इग्निशिया 30 खा ले, फिर 200 खा ले, फिर 1M खा ले, क्योंकि कुछ कुछ होता था इग्निशिया खाने से भी, तो इसलिए अब पोटेंसी बढ़ाते गए। पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी दवाई ठीक होती है तो अगर आपने 30 भी दी है तो वो काफ़ी होती है, उसके बाद 200 देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 200 अगर हम देते भी हैं तो नॉर्मली वो काम नहीं करती है। तो पर जो हमारी पार्शियल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो 30 के बाद अगर हम 200 देंगे तो वो काम करेगी थोड़ा सा, उसका थोड़ा 1M भी करेगी, पर क्योर नहीं करेगी। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है पार्शियल में, मतलब डिफरेंस होता है पार्शियल और परफेक्ट सिमिलिमम का। अब ऐसा इसमें नहीं था, तो इसलिए अब इग्निशिया हमारी फ्लॉप हो गई। पर तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये इतना ज्यादा, क्योंकि कई बार फोन करता है दिन में, सर मेरे को ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो मैंने इसको कहा भी आप ना, जो मतलब इसके दिमाग में एक ही था कि किसी तरह से मेरा दर्द हट जाए। तो ये दर्द हट जाए को इसको हम कैसे डिस्कंसर्टेड लेते हैं, पर मुझे लगा कि हताश हो गया दर्द से, ऑर्डियल शॉर्डियल पता नहीं क्या क्या, वो फिट तो नहीं हो रहे थे। तो इसलिए इसको फिर मैंने कहा कि भाई ये दर्द के कारण इतना ज्यादा एक बेचैन है कि एक ही चीज घुसी हुई है, किसी तरह से दर्द हट जाए, दर्द हट जाए, दर्द हट जाए। तो इसलिए मैंने इसको कहा भी आप ना ऑस्मियम ले लो, क्योंकि ऑस्मियम तो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते थे, तो इसके पास थी नहीं। तो इसकी पत्नी ने दोपहर को ला के इसको दी, क्योंकि ये तो घर जाने को था ही नहीं, मतलब क्लिनिक भी नहीं जा रहा था, घर भी नहीं लेट पा रहा था, भयानक बहुत ही भयानक पेन था इसको। तो ऑस्मियम लेने के मुश्किल से 1.5-2 मिनट के बाद ये खड़ा होके अपने काम वाम में लग गया था। तो इसका डिटेल काफ़ी है मेरे पास, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर कभी बताएंगे। पर इससे आपको आइडिया लगा है कि इम्पेशेंस सबसे ज़्यादा जो
इम्पेशेंस रेमेडी है हमारी मेट्रामेडिका में, वो ऑस्मियम है। उसको बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक बदले की भावना बहुत होती है, एंगर होता है, एंगर सबसे ज्यादा होता है। और जो कैमोमिला है, जिसको हम कहते हैं भाई डॉक्टर वांट्स टू क्योर द पेशेंट एट वंस, वो कैमोमिला के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इसमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, इसमें एंगर होता है, वांट्स टू किल अदर, दूसरों को मार डालने की इच्छा होती है, इसको बदला लेने की इच्छा होती है। कैमोमिला में तो एक जैसे होता है ना, स्नैपिश होता है, एक क्षण के लिए कुछ आया, इसी क्षण दूसरे क्षण दूसरी चीजों में बदल गया, वो उसका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, तो वो एक के बाद एक बदलता रहता है। तो उसको वो चीज दे दो, बात शांत हो गई। पर ऑस्मियम में वो नहीं होता है। ऑस्मियम में तो एक के बाद एक बेचैनी उसकी जाती नहीं है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऑस्मियम जो मेडिसिन है उसमें बहुत जो एक्जिमा, हर्पीज, इतनी ज्यादा खुजली होती है कि जो रोगी की जो स्किन है उसको बिल्कुल छील देता है। वो खुजली ना करे तो उससे सहा नहीं जाता। अब ये ऑस्मियम की प्रूविंग से, फिजिकल से मेंटल में कन्वर्ट करके लिखा गया रूब्रिक है ये। तो अभी मैं जो यहाँ पढ़ रहा हूँ, अपने जो मैंने नोट बनाए हुए हैं, कि इसके स्किन पर इतनी ज्यादा खुजली होती है, इतना एक्जिमा होता है, हर्पीज रोगी होते हैं कि रोगी को खुजलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर वो खुजली ना करे, उसको रोकने की कोशिश करे, तो उससे रहा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी और उस खुजली को खुजलाकर शांत करने चाहता है। तो वो फिजिकल इचिंग भी सेम मेंटल इचिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको आप, यानी सिर्फ ये वाली इचिंग नहीं है जो स्किन पे होती है, दुनिया की कोई भी इच्छा जिसको पूरा करने के लिए वो पागल हो उठा है, मतलब अगर वो नहीं होगी तो इससे रहा नहीं जाएगा कि वही करे, या तो खुद करे, दूसरे करें। लेकिन जो कैमोमिला होता है वो खुद नहीं करता है, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इच्छा को पूरा करें। और ऑस्मियम में तो यह है कि कोई भी करे, या तो वो खुद कर ले या दूसरा कर ले, उसकी इच्छा वो पूरी होनी चाहिए। तो वो पूरी हो भी जाएगी तो फिर दोबारा चालू हो जाएगी वही या कुछ और। ये ऑस्मियम और कैमोमिला में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि वहां कैरिड डिजायर के बाद क्वाइट आफ्टर बीइंग कैरिड, वहां तो ऐसे हो जाता है। पर ये शांत नहीं होता है, इसकी इचिंग बहुत वायलेंट होती है। इसके दिमाग में क्रोध बहुत जबरदस्त है, इतना होता है कि इसका विरोध करने वाले को ये उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्षमा इसमें नहीं होती है। पर कैमोमिला में इतना डीप, इतना परसिस्ट नहीं होता है कि अगर किसी ने नाराज कर दिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 दिन तक उसको मारने के लिए पीछे पड़ा रहेगा। वो ऐसा नहीं होता, वो स्नैपिश है। अभी हुआ, बात खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि अब आप ऑस्मियम शायद इस्तेमाल कर पाओगे। अच्छा, मैं आपको एक आजकल जो सबसे कॉमन जो समस्या चली हुई है वो है सेक्स की प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं, 80 साल के बुढ़े भी आजकल पता नहीं क्या करना चाहते हैं औरतों के साथ। मतलब उनको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अब मैं समझता हूं कि 80 साल की उम्र में तो आपको ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि जाना है वाइफ के पास, मतलब इस काम के लिए जाना। तो ऐसे केसेस आजकल, और वो यंग लड़के भी आ रहे हैं, यंग कपल भी आ रहे हैं। ये समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। पर हम, और इसी कारण से बहुत सारे सेक्स क्लिनिक निकल आए हैं, सेक्स स्पेशलिस्ट निकल आए हैं, जबकि ये बीमारी होती नहीं है। ये मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, एक होम्योपैथ का जो 13 साल से इलाज करा रहा है, पर उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, क्योंकि वो होगी भी नहीं। हमारे साथ समस्या क्या है होम्योपैथ के साथ, जो मुझको महसूस होती है कि हम
अपनी लिमिटेशंस को नहीं जानते। हम ऐसा समझते हैं कि अगर हमने सिमिलिमम सेलेक्ट कर लिया तो फिर सब कुछ हो गया। पर अभी ऑप्टिमम का और शेयर नहीं करेंगे, फिर दोबारा मैं डिटेल में उस केस को दोबारा सिखाऊंगा। जो अभी मैंने सिर्फ हिंट दिया है उसको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी नहीं समझाएंगे, अभी कुछ आगे की बात करते हैं, क्योंकि जितना कुछ बताया है उससे आप ऑस्मियम कुछ केसेस में इस्तेमाल कर पाओगे और एक नया फील्ड आपको दे दिया है। अभी मैं जो दे रहा हूं वो भी एक नया फील्ड होगा, उससे भी आपके काफी मरीज ठीक होने लग जाएंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो ये सेक्स की बात मैं कर रहा था, तो सेक्स क्लिनिक निकल आए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट सेक्स के बारे में भी निकल आए हैं, जबकि ये एक नेचुरल क्रिया है, इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है, समय के हिसाब से अपने आप आ जाता है। तो पर हम लोगों का दिमाग सारा इधर ही रहता है। अब मैं एक लड़के का केस आपको बताता हूं। ये 33 साल का लड़का है। ये इसको मतलब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपना इलाज करा रहा था। इसको 4 महीने वहां से दवाई लेते हो गए हैं, तो वो उसकी ये समस्या सॉल्व हुई नहीं है। अब इसकी शादी हुई नहीं है, तो ये क्यों चाहता है कि इसको स्ट्रांग हो, और कैसे पता लगा इसको कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उस डॉक्टर ने इसको मेरे पास रेफर किया कि आप उनसे दवाई लो। तो ये जब फोन करता है तो बताता है, जैसे पहले तो इसने 5-6 फोन तो इसने मेरे इसीलिए डिस्कस करा दिए समझने के लिए कि मैं क्या करूंगा, कितनी फीस लूंगा, फलाना डिमका, ये सब कुछ ऐसे इसने टाइम लगाया काफी ज्यादा। क्योंकि ये टाइम इसलिए नहीं लगाया था इसने कि वो मुझसे पैसे की कोई बार्गेनिंग कर रहा है, बल्कि इसलिए लगाया था कि वो उसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। ऐसे नहीं, इसलिए इसने बार बार फोन करके अभी इस तरह से समझाया, तो फिर मैंने उसको दोबारा इस ढंग से समझाया। तो जब इसको समझ आई कि भाई मुझको इतने पैसे लगेंगे, इतना समय लगेगा, क्योंकि मुझको ये मालूम था कि ये केस ठीक होने वाला है नहीं। पर अगर मैं इसको कहूंगा ये ठीक नहीं होने वाला, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा और पूरी लाइफ फिर ये ऐसे ही इधर से उधर भटकता रहेगा, और जो कॉजेज हैं इसके कॉजेज तो बने रहेंगे, तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसको मैंने कहा भी 1 महीने में तो तू ठीक हो ही जाएगा हमारे पास। तो उस शर्त पे ये तैयार हुआ कि भाई 1 महीना इतने पैसे लगेंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने इसको समझाया। तो ये कहता है कि भाई, ये फोन पे बताता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मतलब सेक्स वगैरह कर नहीं पाता हूँ ढंग से। तो मैंने कहा ये तुम्हें फिर तुम्हारी शादी वादी होगी कि नहीं? शादी नहीं हुई है कि भाई पहले मेरे को एक बार मौका मिला था, अब ये मौका नहीं मिलता है। मौका क्या है? कोई ये कुछ सड़क पे पड़ा हुआ पैसा नहीं है कि मिल गया उठा के। इसके लिए तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, लड़की को भी और लड़के को भी, कि कैसे हालात बनाएंगे और कैसे, कोई आसान काम तो नहीं होता ये। तो मौका नहीं मिलता, पर ये लोग मौका बात करते हैं जैसे कोई लॉटरी निकल आई है। शास्त्रों में तो उसको पाप कहा गया कि दूसरे की लड़की को ऐसे करना तो पाप होता है। तो ये मौका नहीं था, पर इसको लोग मौका समझते हैं कि जैसे उसको कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए उसको परमात्मा ने कोई गिफ्ट दे दिया है ऐसे। तो जब हुआ और ये कंडोम चढ़ाने लगा तो फिर वो वहीं डिस्चार्ज इसका हो गया। तो ये कुछ नहीं कर पाया, तो कहता फिर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। तो अब ऐसे बीच बीच में और भी कई बार इधर उधर मौके मिले इसके अनुसार, पर ये 1-2 बार ठीक ढंग से कर पाया, पर ज्यादातर ये नहीं कर पाया। अब जो लेटेस्ट केस था, इसने कभी, मैंने उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और वहां का जो वातावरण था वो पूरा मतलब सेफ था, मतलब उसमें हमें कोई फियर नहीं था कि कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा वगैरह वगैरह।
और लड़की भी तैयार थी और मैं भी तैयार था, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो पर वहां मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने उससे पूछा, भाई वो लड़की आई कहां से थी तेरे पास? क्योंकि मुझको नहीं लगता कि कोई भी लड़की ये कहेगा भी तू हम सेक्स करेंगे, आ जाएगी फटाफट तैयार होके, ऐसे मतलब मुझको नहीं लगता है। शायद होता होगा समाज में, पर मेरी कोई जानकारी में ये नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, भाई कोई कॉल गर्ल बुलाई थी क्या तूने? कहते नहीं नहीं, कॉल गर्ल नहीं थी, ऐसे ही थी वो। मतलब मैंने कहा ऐसे माने अनमैरिड लड़की थी क्या? कहती नहीं नहीं, अनमैरिड नहीं थी, वो भी शादीशुदा थी। तो मैंने कहा फिर तेरे को कैसे? नहीं नहीं, वो हमारी जानकारी में थी, वो मैंने फोन किया तो वो भी आ गई, वो भी तैयार थी, मैं भी तैयार था, बड़ा सेफ वातावरण था और हम दोनों फुल्ली प्रिपेयर थे। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कोशिश कर रही है, पर अभी तो हमें 2-3 मिनट ही हुए थे। उसने जैसे ही मेरे को पकड़ा, हाथ में पकड़ा उसने मेरा, तो मेरा फिर डिस्चार्ज उसके हाथ में ही हो गया। तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने कहा भी वो कितनी बड़ी लड़की है तेरे से? मतलब वो लड़की जो थी, एज क्या है? वो कहते वो 28, ये है 33 ईयर्स का। तो मैंने कहा भाई, तो मेरे को लगा कि शायद एज डिफरेंस होगा, कुछ होगा। तो मैंने कहा भी अब तेरे को अगर तू नहीं कर पाया तो तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, तो दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा कर लियो। वो ये कहता है भी जब वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, वातावरण भी सेफ है, और मैं 33 साल का जवान आदमी हूँ, वो 28 साल की बिल्कुल जवान है, उसको भी मन है, मेरा भी मन है। हर चीज जब परफेक्ट है और उसके बावजूद भी आप कुछ ना कर पाओ, तो ये तो इम्पोर्टेंसी हो गई ना सर। मैंने कहा हाँ, इम्पोर्टेंसी तो हो गई, ये तो पक्की बात है। तो अब तेरे को क्या टेंशन है? कहता है अब मेरे को टेंशन ये है कि 33 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने शादी करनी है, शादी अभी घर वाले, इसी काम के लिए मैंने टाला हुआ था कि ये ठीक हो जाए तो मैं कर लूं। तो अब मुझको डर ये है कि आजकल की लड़कियां बड़ी फॉरवर्ड होती हैं, कि पुराने जमाने में तो लड़कियां ऐसी होती थी, औरतें ऐसी होती थी कि किसी के सामने भी वो बताती नहीं थी कि उसके पति को ये प्रॉब्लम है। वो जिंदगी भर ऐसे ही काटती रहती थी, उनकी इच्छा पूरी हो ना हो, वो अपने घर में किसी को इसके बात के बारे में बताती नहीं थी। पर आज की लड़कियां तो बहुत फॉरवर्ड होती हैं, वो तो इस काम के बिना रह ही नहीं सकती। अब लड़कियां नहीं रह सकती, और ये शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ करने की कोशिश कर चुका है। तो इसको अपना कोई भी हरकत दिख नहीं रही है, पर लड़की इसको वर्जिन चाहिए। तो वो कहां से आएंगी वर्जिन लड़कियां? अगर ये तो लड़का कर रहा है तो लड़की तो कोई ना कोई तो शामिल है ही ना, तो वर्जिन तो हो नहीं सकती वो, ऐसा सारी लड़कियां तो नहीं वर्जिन होंगी। तो वो बड़ी फॉरवर्ड होती हैं, तो वो तो मेरे को 1 मिनट में कह देगी भाई तेरे को क्या हो रहा है, तेरे अंदर तो पावर नहीं है। तो फिर क्या होगा कि वो अपने, पहले तो मुझे बताएगी वो, फिर वो अपने माँ बाप को जाके बताएगी कि ये तो लड़का नामर्द है, और फिर सोसाइटी में बात फैलेगी, हमारे परिवार में बात फैलेगी। तो इससे तो बड़ी बेइज्जती की बात है। पर चलो वो भी छोड़ो, पर एक जवान लड़का है, लड़की है, सब कुछ है, और फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा भी है, सामने वाले पार्टनर की भी इच्छा है, और वो फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो सर आप समझो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंसी हो गई ना। कर सर, और दूसरी बात है मेरे अंदर, मेरे को तो जरा सा भी कुछ करता हूँ, मतलब कोई लड़की का ख्याल आ जाता है तो मेरे अंदर तो वो पानी निकलने लगता है, गीला हो जाता है। अब मैंने कहा यार ये नॉर्मल बात है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। कहते नहीं नहीं सर, थोड़ा सा ज्यादा उसमें आता है, ऐसे तो खास बात है ही सर। तो अब ये टोटल केस था। अब ये मेरे हिसाब से तो पूरा चरित्रहीनता का मामला है ये, और चरित्रहीनता
के लिए तो फिर परमात्मा ने बड़ी अच्छी सजाएं बनाई हुई हैं। अब मैं आगे इसका स्पिरिचुअल पार्ट बताऊंगा कि ये ठीक बीमारियां क्यों नहीं हो सकती और इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है। क्योंकि आजकल जो एनल एरिया है उसकी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। पाइल्स नहीं, फिशर्स हैं, फिस्चुला हैं, जो बहुत पेनफुल होते हैं और लाइफ लॉन्ग चलते हैं। उनका ऑपरेशन भी करा लो तो दोबारा भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है ये हमको समझना जरूरी होता है, जो बिना रिलीजन के नहीं समझा जा सकता। तो ये टोटल केस था। तो हमारी दवाई से इसने फिर 2 बार अच्छा अटेम्प्ट किया, हो गया। उसके बाद दवाई लेने के बाद तीसरी मतलब पोटेंसी भी बढ़ाई हमने, 1M को भी लेके गए, जबकि मुझे मालूम था कुछ होगा नहीं। तो फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं हुआ, जैसे फिर वापस वो बैक टू ओरिजिनल आ गया। पर एक बदलाव इसमें आया कि इसने अपना ये स्वभाव बदल लिया। मतलब इसने वादा किया कि मैं इसके बाद ये जो भी गलत काम है वो नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने इससे पूछा कि आखिर तेरी ये हालत हुई क्यों, क्योंकि 8-10 बार सेक्स करने से तो ये हालत होती नहीं है 33 साल की उम्र में। तो ये बताता है कि मुझे मालूम है क्यों होती है। तो ये कहता भी वो बचपन में मैंने कभी मैस्टरबेट किया होगा, उससे तो मैं कोई इनकार करता नहीं हूं। अरे भाई, इनकार करे ना करे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैस्टरबेशन से इतनी ज्यादा भयानक हालत नहीं होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है मेंटल सेक्स। अब मेंटल सेक्स क्या होता है, ये है सबसे बड़ी बात। मेंटल सेक्स, एक तो सेक्स तो फिजिकल एक्ट है जिसमें माइंड भी आपका इन्वॉल्व होता है पूरी तरह से, लेकिन मेंटल सेक्स में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फिर वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे ही होता है, मान लो लड़का है, लड़की है, जो भी है, अपोजिट सेक्स से उसका अट्रैक्शन हुआ। अब वो मान लो मोस्टली लड़कों का होता है कि वो लड़कियां देखी, उनके दिमाग में उनको देख के अट्रैक्शन हुआ, वो सेक्सुअल फीलिंग आने लगी और वो कल्पना में ही वो सब काम पूरा का पूरा वो करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये मेंटल सेक्स हुआ। फिर कुछ बुक्स होती हैं उनको पढ़ने लगते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो है पॉर्न फिल्मों की, ब्लू फिल्म जिनको हम कहते हैं। तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो वो अप्रोचेबल हो गया है। तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये ब्लू फिल्म्स का चस्का उनको लगा हुआ है। तो मैंने इसको बताया, भी पूछा इससे कि क्या तू ब्लू फिल्म्स देखता है? तो कहता है हाँ जी मैं देखता हूँ, मेरे तो सारे दोस्त देखते हैं। तो मैंने उसको बताया कि इसको तू बिल्कुल बंद कर दे, एकदम एब्सोल्यूट 0। अदरवाइज तो ये और बहुत भयानक भयानक बीमारियां तेरे को लग जाएंगी। अब तेरे को नहीं समझ आएगा, किसी भी डॉक्टर को नहीं समझ आएगा कि ये बीमारियां कहाँ से आई हैं। वो केवल इलाज करते रहेंगे पर ठीक नहीं होंगी। क्या बीमारियां आती हैं, क्यों, तो मैं बाद में बताऊंगा। आपके कुछ एनालिसिस के बाद मेंटल प्रॉब्लम आने लगेंगी, इंसैनिटी आने लगेगी, ओसीडी आने लगेगी, धीरे धीरे मेमोरी लेस हो जाएगा, कंफ्यूज स्टेट आने लगेगी, समझ ही नहीं आएगा क्या होगा, और इम्यूनिटी बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बीमारियां मतलब जल्दी पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये सब होगा। मतलब आजकल ये आप देख भी रहे हो, बीमारियां, बहुतों को एलर्जी बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, ओसीडी के केसेस बढ़ रहे हैं, इंसैनिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, और आजकल जो बच्चे हो रहे हैं ऑटिज्म के ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियां जन्मजात हो रही हैं, डिफॉर्मिटीज आ रही हैं। तो ये सब होता है हमारे कैरेक्टर लेस होने के कारण। यानी जो पॉर्न फिल्मों की जो अप्रोच हुई है, पॉर्न फिल्मों की जो अप्रोच हुई है, उसने सोसाइटी को र्यून कर दिया है। तो क्यों कर दिया ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जो केस है इसकी दवाई आप बताओ।
अगर कुछ बता सकते हो तो 2-4 मिनट के लिए। नहीं, वो तो मेंटल सेक्स को छोड़ दो। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं दवाई बताओ, मेरे से मत पूछो दवाई का नाम। अगर आप मेरे से ही पूछना है तो फिर मैं आपको एक साइड हटा के मैं अपने आप ही बोलता रहूंगा। हायोसाइमस कैसे है? हायोसाइमस नहीं है, लाइकोपोडियम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। लाइकोपोडियम अकेली दवाई है क्या? हजारों दवाइयां होती हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की। तो आप कुछ थोड़ा सा एनालाइज करो इसको, उसके शब्दों को याद करो, उसकी भावना को याद करो, वो क्या कह रहा है। लाइकोपोडियम जो होता है वो उसके सबसे बड़ा जो रूब्रिक होता है उसका, वो लव पावर ऑफ होता है, उसमें अकेली दवाई होती है। तो यहाँ वो सेक्स के माध्यम से किसी लड़की को डोमिनेट नहीं करना चाह रहा है। वो ये नहीं करना चाह रहा कि मैं अगर ये करूंगा तो लड़की मेरे कब्जे में रहेगी, मेरे से दब के रहेगी। वो सेटिस्फाई रहेगी वो एक अलग बात है, पर वो दब के रहेगी ये नहीं बात है। तो लाइकोपोडियम अपने पावर यानी उसको, लड़की को अपने कब्जे में रखना चाहता है। तो उसको अगर ये लगे कि मैं बहुत ज्यादा सेक्स करूंगा तो लड़की सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर मेरे से इधर उधर नहीं भागेगी, मेरी बात को मानेगी, तो लाइकोपोडियम आप दे सकते हो। पर इस केस में ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि भाई एक वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं, एटमॉस्फेयर भी तैयार है, सब कुछ परफेक्ट वातावरण है सेक्स करने के लिए। उसके बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आप मेरी हालत समझो, ये तो एकदम से इम्पोटेंसी हो गई। तो ये उसकी फील, इसलिए वो इलाज यानी वो इम्पोर्टेंट है, ये इसकी इच्छा है, मतलब ये उसकी समस्या है। उसको ये एहसास होने लगा है कि ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन एट द एज ऑफ 33 ईयर्स, इसलिए आया है वो मेरे पास। बाकी जो मैंने बताया वो कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा उसकी मेरी बातें, 6 बार एक एक बात को समझा। तो समझ नहीं पा रहा है, तो वो तो मैंने बता दिया। पर ये उसकी समस्या नहीं है, ये तो मेरी समझ है। उसकी समस्या सिर्फ उतनी है कि वो इम्पोर्टेंट हो गया है। और आगे इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि लड़की उसकी अपमानित करेगी। अपमानित से भी ज्यादा उसका मतलब है कि उसको कुछ करने लायक उसको मिलेगा ही कुछ नहीं, तो उसकी शादी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। तो वो हर चीज में इंपॉर्टेंट है, केवल सेक्स में नहीं है। इंपॉर्टेंट माने अभी तो इम्पोर्टेंसी हम लोग सेक्स को समझते हैं। एक होता है पोटेंट है, तो पोटेंट का मतलब होता है कि वो किसी चीज में रिजल्ट दे सकने की शक्ति उसके पास है, उसको पोटेंट कहते हैं। वहां से ये इम्पोर्टेंसी बना है। तो अब आप समझिए, तो ये सिर्फ केवल सेक्स के मामले में नहीं है ये। तो इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि जब आप उस रिजल्ट को देने की पावर आपके अंदर नहीं है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाओगे, यानी एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो उस एक्शन का आना चाहिए वो नहीं दे पाओगे, उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। यानी आप में वो उतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है कि जो आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, रिजल्ट नहीं दे सकते। डेल्यूजन इम्पोर्टेंट ही इज, क्या इसकी मेडिसिन क्या है? आपको क्या है कि मैं
एक ही बार समझाता हूं आपको कि हमेशा सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इंपॉर्टेंट, बट हाँ, पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल से ज्यादा पावर है। तो जो पेशेंट है उसकी फीलिंग को समझो कि उसके दिमाग पे कौन सा थॉट हावी है, यानी आपके पास वो क्या करने आया है, आपसे वो क्या चाहता है, ये जरूरी है जानना। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूं, सैड, वो सैड नजर आ रहा था यहाँ पे, वो ये कह रहा है, हाँ, स्टेफिस मैंने इसको दी थी SOS में, क्योंकि ये अपनी बेइज्जती के लिए नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है कि वो बेइज्जती हो गई है, ये इसलिए आया है कि सारा वातावरण फेवरेबल होने के बावजूद भी लड़की तैयार, वातावरण तैयार, मैं तैयार, फिर नहीं कर पा रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, करना चाहता हूं, कर नहीं पा रहा हूं, ये उसकी समस्या है। तो ये सेक्स के बारे में भी हो सकती है जो इसकी है, और जो दुनिया के दूसरा कोई भी फील्ड है उसके बारे में भी हो सकती है। सब कुछ हालात होने के बावजूद भी केवल मैं, कमी मेरे अंदर है कि मैं उसको रिजल्ट में नहीं बदल पा रहा हूं, ये उसकी समस्या है। नहीं कुछ समझ आ रहा है आपको? दोबारा मैं बोलता हूं, मेरे को ध्यान से सुनो। अरे भाई, मनी तो उसके पास है ही नहीं ना, स्वीट कहां से होगी, वो तो कर ही कुछ नहीं पा रहा है, उसके पास है नहीं कुछ भी। अब आप दोबारा इसको समझो, जवान लड़का हूं, उसको ऐसा 33 साल का जो भी कह रहा है वो, उधर भी तैयार है, उसकी पार्टनर भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं, और वातावरण भी तैयार है, पूरा सेफ वातावरण है, कोई डर नहीं है उनके दिमाग में कि क्या होगा, पकड़े तो नहीं जाएंगे, ऐसा डर नहीं है, यानी सब कुछ परफेक्ट है। तो रिजल्ट आना चाहिए, पर मेरे कारण नहीं आया है वो, यानी मेरे अंदर वो पोटेंट नहीं है कि मैं उसको रिजल्ट दे सकूं, ये उसकी फीलिंग है, यानी कमी मेरे अंदर है। तो वो अपनी कमी की बात कर रहा है, ये उसकी समस्या है, और ये कमी उसको अखर रही है, तकलीफ पहुंचा रही है, दिमाग पे एकदम झटका दे रही है। इरेक्शन है, उसने हाथ में पकड़ा, डिस्चार्ज हो गया, पहले केस में कंडोम चढ़ाया, डिस्चार्ज हो गया, तो रिजल्ट तो आया नहीं। अब आप इसको समझो क्या करना चाहता है। कोई ब्लेम श्लेम नहीं कर रहा है, वो अपने से, अच्छा चलो ये आपको नहीं समझ आएगा, वो इम्पोटेंसी की बात कर रहा है, उसमें सेक्स डिजायर है ना, तभी तो लड़की बुलाई है, लड़की ढूंढी है, सब कुछ किया है, सारा वातावरण बनाया है, स्ट्रॉन्ग सेक्स डिजायर के बावजूद वो इम्पोर्टेंस है। इसको मैंने कैलेडियम दिया है, CALADIUM, कैलेडियम, ये कैलेडियम है, एजनस कास्ट नहीं है, ये सेलेनियम भी नहीं है। ये तो जो कैलेडियम होता है उसके पास एक अनयूजुअल चीजें होती हैं। अगर आप कैलेडियम को देखो तो वो उसमें बताया गया है, केंट साहब ने, कि वो लड़का है, सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है, वहां आती जाती लड़कियों को, उनकी फिगर्स को देख देख के वो अंदर ही मन में ही कुछ ना कुछ चलाता रहता है दिमाग में, और दिमाग में चलने से उसको फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है उसका। तो ये तो केंट साहब ने जो डिस्क्राइब किया है, ये तो बहुत एडवांस स्टेज हुई,
जब ऐसा होगा यानी वो जवान होगा। लेकिन अगर मान लो हम कैलेडियम को फिर तो एक सीमित दायरे में ले गए, मतलब पूरा कैलेडियम हमने सिर्फ उसके सेक्स के दायरे में जोड़ के रख दिया, उससे आगे तो हम फिर निकल नहीं सकते हैं। तो उनका डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा एडवांस केस का है। उस केस में तो वैसे भी मरीज आपके पास नहीं आता है, ना ही कोई ये बताएगा लड़का आके कि मैं लड़कियों को ऐसे ऐसे ताड़ता रहता हूँ, घूरता रहता हूँ और फिर मेरा डिस्चार्ज होता है। वो किसी और ही ढंग से बताएगा ऐसा, क्योंकि उसको मालूम है कि समाज इसको रिकमेंड नहीं करता है। तो वो अपने इस जो चरित्र है इसको लोग कहेंगे भाई गंदा आदमी है, तो गंदा आदमी तो सुनना नहीं चाहता कोई अपने आप को, तो वो ऐसी बात तो आपको बताएगा भी नहीं। फिर बताएगा क्या, यहाँ है समस्या। तो वो अपनी किसी पावर के बारे में बताएगा कि ये पावर नहीं है। मान लो अब वो बिजनेस करना चाहता है, अब हम कैलेडियम को जैसे और दवाइयों के बारे में मैं बताता हूं कि सारे में फैलाया जाए, ऐसे कैलेडियम की बात करते हैं लोग। अभी इस लड़के ने क्या कहा, लड़की तैयार, मैं तैयार, वातावरण तैयार, उसके बावजूद मैं नहीं कर पाया। तो आप समझो डॉक्टर साहब क्या हालत होगी। ये तो इम्पोर्टेंसी है, समझ आ गया। यानी हालात के बावजूद आप नहीं कर पा रहे हो, आप, ये उसकी अपनी फीलिंग है। तो अगर आप इसको दूसरी दुनियादारी के फील्ड में देखें, मान लो बिजनेस का वातावरण तैयार है, पैसा तैयार है, प्रोजेक्ट अच्छा है, पर मैं रिजल्ट देने लायक नहीं हूं, यानी मैं उस बिजनेस को चला नहीं पा रहा हूं, यानी मेरे अंदर उस बिजनेस को चलाने की पोटेंशियल नहीं है, जबकि सारा हालात अनुकूल हैं, उसके बावजूद मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा। तो अब आप इसको किसी भी फील्ड के अंदर ले जा सकते हो। तो इस मेडिसिन का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे हर मेडिसिन का दायरा हमको बढ़ाना होता है। तो जो सारा किताबों में लिखा हुआ है हम उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं चला सकते। ये सेक्सुअल फैंटेसीज, इंपोर्टेंसी, ये सारी बातें ठीक है, पर आप उसकी फील को समझो। इसमें अगर मैंने कैलेडियम को अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें होता है कि भाई सुबह उठता है, उसके अंदर पेनिस में इरेक्शन होता है, और जैसे ही वो मान लो सेक्स करने को तैयार होता है, पेनिस रिलैक्सेशन हो जाता है, खत्म हो गया, यानी मतलब एट द मोमेंट खत्म हो गया। उसमें और बहुत सारे रूब्रिक हैं कि वो फियर ऑफ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन यानी ये बीमारी दूसरों से मुझको लग जाएगी। फियर ऑफ ओन शैडो है, यानी अपनी ही परछाई से वो डरता है। क्यों डरेगा अपनी परछाई से, यानी अपनी परछाई, उसको मालूम है परछाई है, परछाई को नुकसान नहीं करती है, पर उसको उससे भी डर लग जाता है। यानी अपनी परछाई से डरना एक मुहावरा है, ये नहीं कि वो अपनी परछाई, लाइट में परछाई पड़ेगी तो उससे डरेगा, ऐसा नहीं है। वो एक मुहावरा है कि वो जो बिल्कुल डरने वाली चीजें नहीं होती उनसे भी घबरा जाता है। तो हम घबराते क्यों हैं? अब आप एनालाइज करिए, हम क्यों घबराते हैं? हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन को डील करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती है, यानी फिर हम इम्पोर्टेंट है, तभी तो घबराहट होगी। अब इन्फेक्शन का डर क्यों लगेगा आपको? आप बड़ा सिंपल लोग ढंग से सोचिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कहीं भी जाएं, चले ही जाते हैं। जैसे आजकल भी देखा होगा, कोविड में सब लोग घर में घुसे हुए हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है घर में घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रिकॉशन बरतते हैं, वातावरण वगैरह। यस, दिस इज कैलेडियम कोरक्षिता, यू आर गुड। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रिकॉशन आजमा रहे हैं कोविड से, और बहुत सारे लोग कुछ नहीं आजमा रहे हैं। तो एक तो उनमें दो बातें, एक तो मूर्ख लोग होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कह सकते, लेकिन एक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारी एज हो गई है, हमारी डायबिटीज है, हमारे को ये है, तो हमें जल्दी इन्फेक्शन कैच करेगा, जो कि गवर्नमेंट बता रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को होता है। तो यानी उनको अपनी वीकनेस पता लग रही है, तो इनको डर लगता है इन्फेक्शन ना हो जाए।
तो इन्फेक्शन का मतलब दूसरों से नुकसान, यानी इसका टोटल अगर फील देखें तो इसका मतलब हुआ कि क्लैमिडियम को किसी न किसी नुकसान का डर अपने अंदर, यानी अपना, उसको किसी नुकसान नहीं कह सकते, हार्म, डैमेज, उसका डर उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसको खुद के अंदर वो पावर नहीं महसूस होती कि वो उस सिचुएशन को फेस कर पाएगा, बियर कर पाएगा। अब जैसे सेक्स है वो नहीं कर पाएगा सारे हालात, तो वो पोटेंशियल की बात आ गई। इन्फेक्शन है यानी उसके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं महसूस हो रही उसको कि वो बीमारी से लड़ पाएगा, तो फिर पोटेंट की बात हो गई। तो उस पोटेंट से जुड़े हुए सारे रूब्रिक हैं ये। तो जैसे अभी बताया, फिर फियर ऑफ कटिंग वाइल शेविंग। अब शेव आदमी कर रहा है तो शेव करते समय माइनर कट तो कभी कभी लग जाते हैं, पर ये कोई रूटीन तो नहीं होता कि हमेशा कटेगा ही कटेगा। तो इसका मतलब है कि वो ऐसी चीजों से भी घबराता है। अब मान लो ये तो हुआ मेल के लिए कि कटिंग वाइल शेविंग, पर फीमेल के साथ फीमेल तो शेविंग करती नहीं है, तो इसका मतलब उनमें ये रूब्रिक लगेगा नहीं। ऐसे नहीं होता, इस रूब्रिक की फील को समझना है आपको। तो कटिंग शेविंग एक नॉर्मल डेली रूटीन का काम है और ये सेफ होता है बिल्कुल, पर फिर भी कुछ ना कुछ मामूली सा कट लग जाने की संभावना फिर भी होती है, कभी ना कभी कट जाता है, ये भी पक्की बात है, हमेशा नहीं कटता है। तो उतनी मामूली से कट से ये इतना क्यों घबरा रहा है, अब आपको ये समझने की जरूरत है। मतलब है कि इसके अगर वो कट गया तो कोई इन्फेक्शन होगा, उधर इन्फेक्शन का डर है, यानी अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है किसी हालात को फेस करने का। हर जगह से उसको नुकसान और नुकसान और नुकसान, यानी नुकसान का फाइनेंशियल नहीं, अपने अंदर अपना किसी तरह से भी डैमेज हो जाने का डर है, चाहे वो इन्फेक्शन हो। इस लड़के के साथ भी यही है। पोटेंसी तो अब है नहीं, जब शादी हो जाएगी तो वो तो सारे समाज में फैला देगी लड़की। तो वहां जिसको मैंने स्टेफिस गेरिया लिया था कि भाई स्टेफिस गेरिया हो सकता है, पर वो स्टेफिस गेरिया नहीं है, उसको बेइज्जती का डर नहीं है, उसको ये है कि ये मेरे पोटेंट का मामला है कि वो जो हालात बनेंगे वो मैं कैसे फेस करूंगा, उसकी बात है। बेइज्जती की बात होती तो ये दुनिया भर के उल्टे सीधे काम नहीं करता वो, क्योंकि जो स्टेफिस गेरिया होता है वो थोड़ा मॉरल होता है, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता है, वो इनजस्टिस बात नहीं करता है, वो दूसरे की बीवियों को फंसा के उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता है, तो उसमें मॉरलिटी होती है। पर कैलेडियम में मॉरलिटी नहीं होती है, बिल्कुल मॉरलिटी नहीं होती है। उसको पता तक नहीं होता कि मैं ये गंदे काम कर रहा हूं, क्योंकि जो उसका जो इनिशियल होता है, जो हेल्दी स्टेट जिसको हम कहते हैं, जहां से जर्नी शुरू होती है, उसमें पावर होती है। फेरिंगटन ने कहा है कि स्टाउट होता है, स्टाउट मतलब मजबूत ताने बाने का बंदा होता है, तो ईगो भी होगी उस टाइम, अपने आप को कुछ समझता है, तो फिर वो तभी तो ऐसे काम करता है कि मैं 2 मिनट में लड़की फंसा सकता हूँ, तभी ये सब काम शुरू होते हैं। अगर वो लड़का है वो नहीं, उसको लगता नहीं है कि ये गलत काम है, लड़की छेड़ना गलत काम है, तो फिर वो नहीं करेगा। अरे क्या मैं बाएं हाथ का खेल है, लड़कियां तो मेरे पे मरती हैं, यहां से शुरू होता है उसके अंदर ये सिस्टम। तो मतलब है कि वो सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, वो एक्साइटमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, पावर बहुत ज्यादा होती है, और फिर ये सब गंदे कामों के अंदर वो लगना शुरू होता है। इसीलिए एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसिस है, मैस्टरबेशन है, फिर आजकल पॉर्न है।
तो जब आपके दिमाग में ये गंदी संदी चीजें चलती रहेंगी तो ये स्टेज आएगी कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंट हो जाओगे। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक प्लूराइटिस वल्वी, मतलब उसके जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसीलिए लोग जो हमारे पुराने स्टालवार्ट थे वो कहते थे कि भाई पिन वर्म एनस से निकल के उसके वजाइना में चले जाता है एक तो वहाँ इरिटेशन करता है, तो फिर उससे उसको बहुत ज़बरदस्त खुजली होती है और ये खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि उसको निम्फोमेनिया हो जाता है, यानी उसको लगता है और सेक्स करूं। तो सेक्स तो हर वक्त मिल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता है, या कोई यंग लड़की है अनमैरिड है वो भी नहीं कर सकती है, तो इसलिए उसको फिर वो ना वो हस्बैंड के साथ भी हर वक्त नहीं कर सकती है, मतलब उसकी भी कुछ सीमा होती है। तो फिर वो मैस्टरबेट करती है, हाथ से करते रहते हैं, उंगलियां डालते रहते हैं और खुजलाते रहते हैं, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ से ये शुरुआत होती है, फिर उसका दिमाग वहीं, क्योंकि उस एरिया में तो इरिटेशन हो रहा है तो उसका दिमाग तो वहीं अटक गया। तो जब वहाँ दिमाग अटक जाता है तो धीरे धीरे करके ये दिमागी पावर खत्म होने लगती है, जो सेन बिहेवियर है वो फिर इनसैनिटी में बदलना शुरू होता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ गई और मेंटल स्ट्रेंथ गई, तो कैलेडियम को सबसे अच्छी दवाई माना जाता है वीकनेस ऑफ मेमोरी के लिए। अब कैंट साहब या और बहुत सारे लिटरेचर में उन्होंने कहा है कि जब वो सारा दिन सोचता रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं, तो फिर वो रात को सो जाता है, फिर सो के नींद में उसको वो सब चीजें याद आ जाती हैं। जब नींद में याद आ जाती हैं तो नींद तो याद करने के लिए नहीं होती है, तो इसलिए ये जो कैलेडियम होगा सारे काम गलत समय पे करेगा। जब नींद में याद आ जाती है वो काम करना था, तो फिर वो देख के आता है कि अरे मैंने वो ताला लगाया था, नहीं लगाया था, मैंने ये किया था, नहीं किया था, तो करने की कोशिश करेगा। तो मतलब एक जो नॉर्मल बिहेवियर तो खत्म हो गया। तो हम कैलेडियम मेमोरी लॉस के लिए देते रहते हैं, होता तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ये मेमोरी लॉस कहाँ से आया है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमने वह रूब्रिक तो पढ़ लिए, और जिसने वो लिखा है, चाहे वो कैंट है, चाहे हेनमान है या कोई और है, वैसे उससे नहीं फर्क पड़ता। आप उनसे घबराया नहीं करो, समझने की कोशिश किया करो। अब कैंट साहब ने भी ये सब लिखा है, पर ये आया क्यों है, समस्या यहां से शुरू होती है। जब तक वो क्यों नहीं समझ आएगा आपको, तो फिर आप पूरी मेडिसिन की जो जीस्ट है, जो फील है, उसको नहीं समझ पाओगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैलेडियम में ये क्यों होता है। इसके लिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। यानी अब मेडिकल साइंस जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो दिखते हैं, यानी जिनको मशीन से चेक करा जा सकता है, जिसको और किसी स्पेक्ट्रोमीटर्स, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैनिंग वगैरह वगैरह किसी भी ढंग से उसको फिजिकल लेवल पे लाया जा सकता है, उस तक मेडिकल साइंस जाती है। ये साइंस, मेडिकल साइंस ही नहीं, ये साइंस की एक कैपेसिटी है वहां तक जाने की, उससे आगे साइंस नहीं जाती। तो इसलिए मेडिकल साइंस जानती नहीं है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, किस किस चीज से बनी है, इसमें क्या क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं, क्या क्या पावर है, वो हमको नहीं समझ आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं हमेशा सहयोग की बात करता हूँ, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई फैनाटिक हूँ इसलिए सहयोग की बात करता हूँ, फैनाटिक नहीं। अगर आपको कोई बताए कि भाई डाइजेशन ऐसे होता है, तो आप ये क्यों कहोगे भाई डाइजेशन ऐसे होता है, तो ये तो पागल है, डाइजेशन ऐसे कैसे, क्यों बता रहा है डाइजेशन की बात। तो अब जो हमारी बॉडी है उसमें 3 फैक्टर हैं। एक इमोशंस का है, जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी से चलता है। दूसरा फिर हमारे पास मेंटल कैपेसिटी है, रीजनिंग की, थॉट प्रोसेस की, फिजिकल वर्क की, जो हमारे राइट साइड से चलता है।
और तीसरी बीच की नाड़ी है जो पैरासिम्पैथेटिक है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी चलाती है, वो हमारे काबू में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चलता है। अब ये ऑटोमेटिक कैसे चलेगा? तो ऑटोमेटिक तो किसी न किसी, अभी टोबैको खाने से, अभी किसी ने लिखा है, सोनल मथारिया से लिख रही है कि भाई टोबैको खाने से हो जाता है। अरे हो तो जाता है, पर इतनी सारी टोबैको खाने की जरूरत क्या पड़ रही है? अब आप ये देखो, टोबैको पे मैं चलता हूँ पहले, ये पॉइंट बड़ा अच्छा आया है। टोबैको क्यों खाता है आदमी? अब हमें नहीं मालूम, समाज को कहाँ मालूम है टोबैको शुरू क्यों करता है, सिगरेट क्यों शुरू करता है वो। अब टोबैको, सिगरेट वगैरह जितने भी ये हमारे नशीले पदार्थ समझे जाते हैं, ये हमारे माइंड को एक डाइवर्जन देते हैं, एक रिलैक्सेशन देते हैं। तो जो एक्सट्रीम राइट साइड की एक्टिविटीज है हमारी, जो हमें टेंशन देती है, जब हम ये खा लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर ली, जब आप कहते हो ना जब बोर होता है तो सिगरेट पी लेता है, तो यानी बोरियत तो उसकी हट गई, उसके मेंटल एक्टिविटी बट के आधा दिमाग इधर लग गया, आधा उधर से चला गया। तो उस मेंटल एक्टिविटीज को हटाने के लिए ये सब काम करते हैं, यानी पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, पहले ही माइंड का थॉट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, उसको हटाने के लिए ये सब आदतें शुरू होती हैं। तो इसका मतलब है कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तब ये गलत आदतें शुरू करता है। इसी तरह वो सेक्स वाला पार्ट है, उसका अपना कंट्रोल नहीं है तो उधर चला जाता है। तो वो कंट्रोलिंग पावर हमारी बॉडी में होती कहाँ पर है, जो हमें ये कंट्रोल करने की पावर देती है, अपने को भी और जो बीमारियां आ रही है उनको भी करने की। तो ये 7 चक्र बॉडी में हैं। तो सबसे जो निचला चक्र है वो पेल्विक प्लेक्सिस को चलाता है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये अध्यात्म से इसको नहीं लें, वो प्योरिटी का चक्र है, यानी हमारे अंदर प्योरिटी को बनाए रखने में हमें पावर देता है। अब प्योरिटी बनी रहेगी तो आप शक्तिशाली बने रहोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी मेमोरी 100 साल की उम्र में भी बहुत शार्प रहेगी, और आपकी जो चेहरे पे ग्लो रहेगा, आप आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे। इम्यूनिटी यानी बहुत पावरफुल रहेगी। और आपका जब प्योर होगा तो आपका जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। आपका दिमाग फिर इधर उधर नहीं भागेगा। जब इधर उधर नहीं भागेगा तो फिर लड़कियों पे भी नहीं भागेगा, गंदी चीज़ों पे नहीं जाएगा, तो फिर आपको तंबाकू खाना, फलाना ढिमका, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब जब हमारे अंदर ये दिमाग इधर उधर लगा हुआ है, लड़कियों पे, फलाने पे, सेक्स पे, जो भी गंदी गंदी चीज़ों पे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगी। उससे हम बड़े दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें करके बड़ी शांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है। पहले तो इन कामों को करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कि कैसे मैं लड़की को फंसाऊं, कैसे उस जगह को ढूंढूं जहां मैं सेफ काम कर सकूं। फिर 24 घंटे डर लगा रहता है, उसको काम खत्म करने के बावजूद भी डर लगा रहता है कि कोई देख ना ले, रिश्ते ना ले, फलानी लड़की उसको ना बोल दे। तो ये 24 घंटे का दिमाग खराब होने वाली स्थिति हो गई, नहीं हो गई। तो फिर ये उसको हटने के लिए फिर कुछ चाहिए होता है। फिर स्मोकिंग हो गई, टोबैको हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, फिर ये शुरू होता है। तो फिर जब जितना ज्यादा डाइवर्जन ऑफ माइंड होगा गंदी जगह पे, उतना ही ज्यादा फिर इनकी जरूरत पड़ेगी ना, स्मोकिंग की और इन चीजों की। तो इसलिए कैलेडियम में टोबैको की स्मोकिंग डिजायर बहुत ज्यादा होती है कि कितना भी टोबैको खा ले उसकी वो मेंटल पीस आती नहीं है। इसलिए और टोबैको और टोबैको और टोबैको खा के ये अपने फेफड़े और ये सब चीजें खराब कर लेता है। इसलिए कैंट साहब ने कहा है कि वो कैलेडियम देने के बाद उसकी टोबैको की डिजायर कम हो जाती है, बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको घट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और टोबैको की लत भी छूट जाती है। पर अगर आप किसी भी इंसान को कैलेडियम दोगे, क्योंकि हम शुरू की प्रैक्टिस में दिया करते थे कि हमें लगता था कि हम बहुत महान काम करेंगे, तो देते थे, तो पर किसी की आज तक सिगरेट तो छूटी नहीं उससे, ना टोबैको की लत छूटी, कुछ हुआ ही नहीं। तो समझ आया नहीं क्यों नहीं, पर आज समझ आ रहा है कि वो टोबैको की लत कहाँ से लगी और कैलेडियम से कौन सी लत छूटेगी। तो वो
पवित्रता जब नहीं होती है तो श्री गणेश, उसको श्री गणेश चलाते हैं मूलाधार चक्र को बेसिकली। तो अगर आपके पास श्री गणेश की वो पावर नहीं है, जो सब जानते हैं कि बच्चे जैसे होते हैं अपनी माँ को बहुत पसंद करते हैं, माँ पे ही डिपेंड रहते हैं, उनमें जो पवित्रता है वो कितनी ज्यादा है कि वो शिव जी तक से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे, तो जब आपके अंदर पवित्रता रहेगी तो फिर आप हेल्दी रहोगे। अब ये पवित्रता हम बचपन से ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बड़े होते हैं, दुनिया भर के टीवी पे समाचार दिखते हैं, गंदे गंदे सीन दिखते हैं, न्यूड लड़कियां दिखती हैं, तो आपका अटेंशन ऑब्वियसली वहां जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे जैसे थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है तो आजकल तो पोर्नोग्राफी आती है जो सबसे ज्यादा गंदी है, ये लड़कियां भी देखती हैं और लड़के भी देखते हैं। तो ये यहाँ से ये मेंटल डिरेजमेंट होना शुरू हुआ है। तो ये पोर्न देखना, गंदी बातें बोलना, ये आपको पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देता है। आपको समझ भी नहीं आता कि मेरी जिंदगी में ये परेशानियां कहाँ से हैं। अब नीचे की जो समस्या जैसे फिशर है, फिस्टुला है, अब आप किसी भी इंसान से बात कर लो जिसको ये बीमारी है, अगर आप डिटेल में उससे पूछोगे कि भाई क्या आप पॉर्न देखते हो या आपका दिमाग किधर रहता है सेक्स की तरफ या ऐसे उल्टी सीधी, तो 99% से भी ज्यादा लोगों में आपको ये यस में जवाब मिल जाएगा। कुछ इशारों में कर देंगे, कुछ पक्का मान जाएंगे। तो ये यहाँ से आती है, इसलिए कभी भी ठीक नहीं होती है। और उसकी जो एक्सट्रीम है वो है एड्स। तो अभी आपको समझ आया कि कैलेडियम का एवोल्यूशन क्यों हुआ। इसलिए उसमें है कि ड्राई स्किन हो जाती है, पूरी स्किन पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। फीवर की बात आती है कि फीवर होता है, उसको जैसे बुखार आना शुरू होता है उसको नींद आने लगती है, और फिर जब बुखार पसीना आता है, फिर पसीना आके बुखार उतरता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो मतलब आप इसके अगर सारे रूब्रिक देखें टोटल, वो हर काम गलत समय पे करता है। यानी सेक्स की इच्छा है, इरेक्शन नहीं है, इरेक्शन हो रहा है, सेक्स की इच्छा नहीं है, दोनों उल्टी बातें हैं। रात को ड्रीम्स भी नहीं आया, इमिशन हो गया, या किसी और किस्म के ड्रीम आ रहे हैं जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है तो इमिशन हो गया, अचानक इरेक्शन हो गया। तो ये सब उल्टे पुल्टे काम होते हैं। तो इसलिए सारे मेंटल सिम्टम यहां से निकलते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कैलेडियम शायद आप कुछ हद तक कर पाओगे। मैंने कुछ पॉइंट भी आपके लिए लिखे थे, मैं देखता हूं शायद ये क्या है। हाँ, ये प्रोडाइटी इम्पोर्टेंसी विद ग्रेट डिजायर फॉर सेक्स, इसी रूब्रिक के सारा कैलेडियम चला है, इसी से सारे रूब्रिक निकले हैं इसके। स्वेट परस्यूट, अच्छा मीठा सोता है, फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, और हर किस्म की वार्मथ इसको नुकसान पहुंचाती है। कैंट साहब क्या लिखते हैं, डिफिकल्ट रेमेडी टू अंडरस्टैंड, ये उनका शुरू का वर्जन है। तो आप समझ गए कि कैंट साहब को भी ये रेमेडी समझ नहीं आ रही थी। जब समझ नहीं आ रही तो उल्टा पुल्टा ही तो लिखेंगे हम लोग। तो फिर हम कैंट ठीक है महान आदमी, पर हमको हर अक्षर पे आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या ठीक कह रहे हैं। तो वो कहते हैं डिफिकल्ट रेमेडी यू अंडरस्टैंड बिकॉज प्रूवर्स कुड नॉट टेल देयर फीलिंग क्लियरली। यानी कैलेडियम को खाने वाले जो प्रूवर थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें जो कुछ हो रहा है वो हम कैसे एक्सप्लेन करें सही ढंग से, यानी उनको शब्द नहीं मिल पा रहे थे। तो वह है ना फॉर, इसमें आजकल है मेमोरी, फॉरगेटफुल, व्हाट ही वाज अबाउट टू से, व्हाट अबाउट टू डू, ये बहुत सारे रूब्रिक हैं उसकी मेमोरी से जुड़े हुए, खराब मेमोरी के, कंफ्यूज स्टेट के।
मतलब ये बता रहे हैं कि प्रूवर्स अपनी सेंसेशन को बता ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब किस्म की अनुभूतियां थी। मेमोरी वीक विद कंफ्यूजन, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं। कैन नॉट परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क, फियर ऑफ कटिंग हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग, फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ ओन शैडो, स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर द ग्रोथ, रिलेशंस ऑफ सेक्स विद प्योरिटी, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अभी कोई पूछ रहा था भी सेलेनियम से क्या होता है। सेलेनियम से इसको, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सेलेनियम की बात करी है, तो ये सेलेनियम से हम लोग क्यों कंफ्यूज हुए हैं? क्योंकि सेलेनियम का जो सेक्स से रिश्ता है वो इस किस्म का नहीं है कि वो 24 घंटे ये गंदी निगाह की तरफ ही रहता है, ऐसा नहीं है। सेलेनियम की जो स्ट्रेंथ खत्म होती है वो ओवर एक्सर्शन से होती है। जो खत्म होती है, जो सेलेनियम की जो पोटेंसी खत्म होती है सेक्स की, वो ओवर एक्सर्शन इन एनी फील्ड, जैसे कोई एग्जॉस्टिव डिजीज हो गई, लंबी बीमारी चली, उससे खत्म हो गई। बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर लिया, उससे खत्म हो गई। यानी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो सेक्स के अलावा और चीजों से खत्म होती है, तो केवल फिर वो सेक्स की समस्या नहीं रहती सेलेनियम के साथ, वो फिर हर किस्म की समस्याएं जुड़ती हैं। कैलेडियम का तो पूरा ही फोकस सेक्स के पास होता है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे कैलेडियम के अंदर सेलेनियम में होता है कि उसके जगह जगह के बाल गिरने लगते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। तो मतलब उसका जो न्यूट्रिशन की कमी है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शरीर को, दिमाग को इस्तेमाल करने के कारण जो समस्याएं आ रही हैं वो सेलेनियम से ठीक होती हैं। और कैलेडियम की समस्याएं ओवर एक्सर्शन से नहीं होती हैं, वो ओवर इंडल्जेंस से होती हैं, कैरेक्टर लेस होने के कारण होती हैं। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब ये कह रहे हैं कि विरेट्रम बताइए। अब विरेट्रम जो होता है बंदा, वो मैटेरियलिस्टिक होता है, उसको शान शौकत चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सम्मान ऐसा नहीं कि लोग झुकें, उसको गुणों के कारण सम्मान करें, ऐसे नहीं, पर लोग सम्मान करें लट के जोर पे। वो विरेट्रम होता है। प्रिंस है वो, प्रिंस, राजा का बेटा। तो राजा का बेटा कोई गुणों के कारण सम्मान का अधिकारी नहीं होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि राजा का बेटा है, नहीं करेगा तो पिटाई कर सकता है, वो उसको सामने वाले को सजा दे सकता है। तो ये पावर की बात होती है विरेट्रम में। तो खाओ पियो, अच्छा खाने का शौक, अच्छा सेक्स का शौक, लिटिल गर्ल्स को ढूंढना, तो विरेट्रम का कोई चरित्र नहीं होता है। सेक्स से कोई मतलब नहीं है, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी फेम चाहिए, बहुत सारी पावर चाहिए। उसके लिए उसको झूठ बोलना पड़े झूठ बोल लेगा, उसको झुकना पड़े झुक लेगा, और लठ चलाना पड़े तो लठ चला लेगा। वो विरेट्रम होता है। पर कैलेडियम में तो पावर ही नहीं है, तो लठ कहां से चलाएगा? वो तो सिर्फ दिमागी ख्याली मुलाकात बनाता है कि ये सेक्स करूं मैं, पॉर्न देख लूं अकेले कमरे में। यानी उसका तो वन मैन शो है। विरेट्रम का वन मैन नहीं है, वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। वो ये नहीं है कि अकेले कमरे में बैठ के मैस्टरबेट करता है विरेट्रम, ऐसे नहीं करता है। वो मैस्टरबेट नहीं करेगा, वो लड़कियां ढूंढेगा, पैसा से खरीदेगा, वो सारे काम कर लेगा, पर ये मेंटल सड़क के किनारे खड़ा होकर वो लड़के को ताड़ेगा नहीं। ये थोड़ा सा अंतर विरेट्रम में समझ आया आपको? बहुत अलग है कैलेडियम से। कैलेडियम पोटेंशियल की बात करता है, उसमें पावर नहीं है। विरेट्रम में तो पावर ही पावर है सारी की सारी, कि जब वो हार्ड फॉर जूनियर्स है और सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स है, यानी वो तो मोल्ड हो सकता है, पर ये तो मोल्ड नहीं हो सकता। इसके पास तो है ही कुछ नहीं, मोल्ड कहां से होगा? ये तो मरा पड़ा है, हर फील्ड में खाली है, हॉलो है अंदर से विरेट्रम। पर वहां तो वेल्दी है, और सॉरी, कैलेडियम हॉलो है, विरेट्रम तो वेल्दी है। उसके पास तो डेल्यूजन है, जो कैंसर, एक ही कैंसर है, बाकी तो सब भरा पड़ा है। तो यहां तो बहुत अलग है।
अब सारी दवाइयों का बदल कैसे करेंगे, बूफो को कैसे करेंगे? ये बूफो समझदार लोग नहीं होते हैं, इनमें सेक्स ड्राइव होती है, इनको फैंसीज बहुत ज्यादा होती है, इनसेन किस्म के लोग होते हैं ये। मतलब मुझको बूफो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, इसलिए मैं बहुत ऐसा कमेंट कोई नहीं करना चाहता जो आपको कहीं से मिसगाइड कर दे, तो मैं इसको भी नहीं कर रहा हूं आपको। तो अभी मेरे को लगता है हमने काफी कुछ कर लिया है और ये भी बता दिया है कि अब कैसे करें, अपने कैरेक्टर को कैसे रखें तो इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी। अब आप आज कोविड के जमाने में जी रहे हो तो आप खुद देखो, जो जितनी ज्यादा सावधानी बरतेगा सबसे पहला अटैक कोविड का उसी को होगा। क्यों होगा फिर ऐसा? तो सावधानी तो जो बरत रहा है पहले ही वो डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? पावर नहीं है, यानी खुद ही महसूस कर रहा है कि मैं वल्नरेबल हूं। तो जब आप पहले ही अपने आप को कह रहे हो कि हाँ भाई मेरे अंदर वो पावर नहीं है, तो सामने वाला जो एनर्जी है कोविड के अंदर, कोरोना में, वो एनर्जी तो आपकी उससे मैच कर जाती है, तो आप अंदर चले जाओगे। तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो आपको बोल्ड होना है, निडरता से रहें। निडरता तो सिर्फ पवित्रता से आती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा कि वेजेस ऑफ सिन इज फियर। सिर्फ चरित्रहीन आदमी तो डरता है, झूठा आदमी तो डरता है कि उसकी पोल ना खुल जाए। तो सत्य की पोल तो नहीं खुलती है, सत्य तो सत्य पे अड़ा होता है, तो डरता नहीं है, वो तो अकड़ के खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो प्योर आदमी होता है वो गुस्सा करता है, लेकिन जो मक्कार होता है वो फिर गुस्सा नहीं करता है, वो तो बातों को इधर से उधर घुमा लेता है। तो मक्कारी तो घुमा लेती है पर प्योरिटी नहीं घुमाती है। तो मुझे लगता है कि कैलेडियम आपको कुछ समझ आई होगी विद कॉन्टेस्ट ऑफ अदर्स। ऑस्मियम भी आज को कुछ समझ आई होगी। तो अब इन सब चीजों से सवाल कैलेडियम का नहीं है। मैंने जो आज फोकस किया है वो फोकस ये किया है कि हम जो मेडिसिन में रूब्रिक दिए हुए हमारी रिपर्टरी में, मैट्रिया मेडिका में, उनको एक्सपेंड करना है लाइफ के हर फील्ड में, और ये समझने की कोशिश करनी है कि वो जो रूब्रिक है उस मेडिसिन में, उसका ओरिजिन कहाँ है, आखिर वो मरीज की ऐसी स्टेज आ कहां से गई। जैसे कैलेडियम इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, क्यों उसमें फियर ऑफ इन्फेक्शन आया, क्यों उसमें कटिंग का फियर आया, क्यों उसकी मेमोरी गई। तो ये बहुत ज्यादा इसके पीछे की जो वजह है वो आपको ढूंढनी है। जब वो आप ढूंढ लोगे तो फिर मेडिसिन का दायरा आप बहुत बड़ा कर दोगे। बहुत बड़ा का मतलब, जैसे अभी मैंने बताया था कि कैलेडियम को केवल आप सेक्स तक सीमित नहीं रखोगे, फिर आप बिजनेस के फील्ड में, आप फैमिली रिलेशन में, आप अपनी स्टडीज में, दुनिया का हर फील्ड आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका मतलब दायरा बढ़ गया ना। तो फिर जब इतना दायरा आप बढ़ जाओगे, इसकी जो बेसिक समझ जाओगे कि भाई इस दवाई का बेसिक ये है, ये इसकी नेचर है, नेचर नॉट रूब्रिक्स। रूब्रिक्स तो उस नेचर को डिफरेंशिएट करने के लिए हैं, और ये बहुत ही, जितने भी हमारी रेपर्टरी है ये बड़ी सुपरफिशियल है। इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिया गया है क्योंकि उनको मालूम नहीं था। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि उस बैकग्राउंड को समझाऊं कि ये इस दवाई में रूब्रिक कहां से आए। जैसे कैलेडियम में ये रूब्रिक सारे के सारे आए कहां से, अब शायद आपको समझ आया होगा कि कहां से आए हैं। तो ऐसे ही लाइकोपोडियम के ढूंढो, ऐसे ही एकोनाइट के ढूंढो, तो फिर हर दवाई का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि आप पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से तुरंत समझ जाओगे कि ये दवाई है।
फिर आपको बहुत बहुत घंटे घंटे आपको केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दुनिया की हर बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बंद करें या कुछ आपका कुछ सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं बंद करूंगा। कुछ कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपके जो कमेंट्स है उनको देख रहा हूँ मैं। किसी का वो नहीं है, मुझे लगता है सवाल कोई नहीं है, ये सब थैंक्स ही दे रहे हैं, बाकी सवाल तो मुझे नहीं लग रहा। थैंक्स तो चलते रहते हैं। मतलब मेरे को लग रहा है कि आप चाहते हैं कि सेविंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्लीज कम अगेन, वो ठीक है, बाद में देखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट काम है इस वक्त आके बोलना। आप मुझको पहले बताना करना क्या है, क्योंकि और ट्वाइस ए वीक कहाँ चलेगा ये वक्त। मतलब अब आपका सवाल नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है, रिक्वेस्ट है, तो मेरे ख्याल से धन्यवाद तो चलते रहेंगे। वो तो वैसे भी मुझको जरूरत नहीं होती है धन्यवाद की। 3 रेमेडी हैं, विच वन हैज बीन डिस्कस, मुझे नहीं पता। ऑस्मियम मेट है, ये ऑस्मियम मेटालिकम मैंने दिया है। बाकी ऑस्मियम के जो 2 और दवाई की बात कर रही हूँ वो मुझको नहीं आती हैं, मैंने उनको किया नहीं है। हाँ, वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो चलता रहेगा धन्यवाद का सिलसिला। अभी हम इसको बंद करते हैं। मेरे ख्याल से कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है। जैसे आप और मेडिसिन और बीमारियां ठीक करते हो, वैसे ही आप कोरोना को ठीक करो। आप क्यों देख रहे हैं कि इसको कोरोना है? आप रोज बोलते हो कि वी ट्रीट मैन नॉट द डिजीज, तो फिर कोरोना बीच में कहां से आया? मरीज आ गया। ऑस्मियम कैन नहीं है, मैंने ऑस्मियम मेटालिकम सिखाया है आपको, ऑस्मियम मेटालिकम। तो कोरोना बीच में कहां से आ गया? कोरोना कोई नहीं है। जो मरीज आया है उसके जो भी सिम्टम है, आप उन सिम्टम को लीजिए, दवाई दीजिए, चाहे उसको कोरोना हो, चाहे फ्लू हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे टीबी हो, वो तो फिर ठीक होगा ही होगा ना। तो कोरोना से क्यों डरे हैं? तो मैंने भी कोरोना के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं। तो किसी में भी मैंने ना कैंफर दिया है, ना आर्सेनिक दिया है, ना ही सीपिया दिया है, पर किए हैं बहुत सारे। उनका वीडियो बाद में कभी बनाएंगे तब देखें। ठीक है, मैं इसको भी फिनिश कर रहा हूँ। मूलाधार चक्र के बारे में वीडियो में देखना, अभी यहाँ नहीं बता सकते, ये उसका प्लेटफॉर्म नहीं है।